परिवार कच्चे धागे से जुड़े हुए होते हैं। परिवार में लालच, विश्वासघात, धोखा, इन सब चीजों के लिए दोस्तों कोई कमी, कोई जगह नहीं होती। ये सब चीजें अगर एक परिवार में आ जाएं तो वो परिवार कभी भी इकट्ठा नहीं रह सकता। ये आप लोगों ने भी एहसास या महसूस किया होगा और आप लोगों ने भी जाना होगा, जिस परिवार के सदस्यों में लालच और एक दूसरे के प्रति जलन या ईर्ष्या पैदा हो जाती है, वो परिवार ज्यादा दिन तक इकट्ठे नहीं रह पाते। सबसे बड़ा मेन कारण है जब एक दूसरे से जलने लग जाए या लालच आने लग जाए कि मैं कमा रहा हूं और ये सारा पैसा खा जाएगा, तो वो परिवार एक मुट्ठी होकर कभी सामने नहीं आता। आज की एक ऐसी घरेलू कहानी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जो आप लोगों को शायद ये तो सोचने पर मजबूर कर सकती है कि हमें अपने परिवार को किस तरह से चलाना चाहिए और कभी भी हमें बेतुकी बातों पर लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बेटा अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन वो माँ कहती है कि बेटा, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम मेरी सेवा कर सको। ये बहुत बड़ा एक शब्द हो जाता है कि एक माँ ऐसा शब्द क्यों कह रही है कि मैं इस काम के लायक नहीं हूं। आखिर उस माँ ने ऐसा क्या किया था जो एक बेटे के सामने माँ शर्मिंदा बैठी हुई थी। ये पूरी कहानी आप लोगों को बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। और एक छोटी सी घटना जो हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं, ये भारत के हर घर की बात होती है, हर परिवार की बात है, तो आप लोगों को जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम वैष्णवी चौधरी है और इसी नाम से हमारा ये चैनल बना हुआ है। फेसबुक पेज भी मेरा इसी नाम से है। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, यही कहानी आपको मेरे फेसबुक पर मिलेगी। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के वैशाली जिले से, जहां पर दोस्तों एक परिवार रहता है। परिवार में सबसे बड़ा बेटा सुरेश होता है, इससे छोटा इसका छोटा भाई होता है और सुरेश के माँ बाप होते हैं। सुरेश पढ़ने लिखने में एक बहुत होशियार लड़का था और ये देखने में भी काफी खूबसूरत होता है। माँ बाप पढ़ाई में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जो सुरेश के माँ बाप होते हैं वो थोड़े से लालची थे। वो पैसों से ज्यादा प्यार किया करते। अब जो सुरेश होता है वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। सुरेश को अपने माँ बाप, अपना छोटा भाई जान से भी ज्यादा प्यारे लगते हैं। सुरेश दिन रात मेहनत कर रहा था एक सरकारी नौकरी पाने के लिए। वो कई फार्म भरता है, कई टेस्ट देता है और एक दिन सुरेश को पता चलता है कि वो एक सरकारी टीचर बन चुका है। सुरेश जब सरकारी टीचर बनता है तो उसकी नौकरी कहाँ पर आती है? हाजीपुर शहर में सुरेश की नौकरी आती है। अब हाजीपुर शहर यहाँ से इनके गांव से करीबन 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। सुरेश एक फैसला लेता है कि माँ बाबूजी, क्यों ना मैं वहीं पर एक कमरा ले लूं और अपनी नौकरी को वहीं से बहुत अच्छे से कर सकता हूं। इस बात पर जो माँ बाप हैं वो भी राजी हो जाते हैं और सुरेश हाजीपुर जाकर अपनी नौकरी को करने लगता है और जिंदगी आगे चलने लगती है। सुरेश के जो माँ बाप होते हैं, जब बेटा सक्षम हो चुका है और बेटा पढ़ लिख कर एक नौकरी लग चुका है, तो माँ बाप की एक सोच होती है कि बेटे की शादी तय कर दें। दोस्तों, वो बेटे को बिना बताए उस बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। एक रिश्ता पासी के गांव में ढूंढा जाता है और उस रिश्ते में क्या शर्त थी, जो लड़की का पिता होता है वो दहेज में गाड़ी दे रहा था। इस बात को सुनकर जो सुरेश के माँ बाप होते हैं बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि भाई हमारे बेटे को गाड़ी मिल रही है और मिलनी भी क्यों ना चाहिए, हमारा बेटा सरकारी नौकर है। इसके बाद और यहाँ पर रिश्ते की बात शुरू हो जाती है, लेकिन जिससे शादी हो रही है उससे तो पूछताछ की ही नहीं है इस परिवार ने। अब सुरेश के पास फोन किया जाता है और सुरेश से कहा जाता है कि बेटा तुम घर आ सकते हो, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। सुरेश शनिवार को शाम को ही अपने घर निकल जाता है। घर जाते ही माँ बाप उसे अच्छे अच्छे खाने खिलाते हैं। तभी सुरेश की माँ कहती है कि बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढा है और लड़की बहुत सुंदर है और दहेज में वो लोग गाड़ी दे रहे हैं। सुरेश एक पल के लिए कहता है कि माँ, हमें गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो परिवार को चला सके या हमारे परिवार में अच्छे से रह सके। यहाँ पर माँ अपना मुंह फुला लेती है, क्योंकि दोस्तों सुरेश जो था, जहां पर हाजीपुर वो नौकरी कर रहा था, वहां पर वो एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन सुरेश उनसे कह ही नहीं पाता कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूं या किसी लड़की को पसंद करता हूं। माँ बाप का जब ज्यादा दबाव होता है तो सुरेश उनके सामने हामी भर लेता है और ये यहाँ पर आगे बात चलाने लगते हैं। सुरेश अपनी नौकरी पर वापस लौट जाता है। सुरेश नौकरी पर जाता है। नौकरी को करने के बाद शाम के वक्त सुरेश अब उस लड़की से मिलता है जिसका नाम सुनीता होता है। वो एक सिलाई सेंटर पर दोस्तों छोटी सी नौकरी किया करती, एक महिला की मदद किया करती, छोटा सा काम था जिसे वो कर रही थी। अब यहाँ पर सुरेश सुनीता को बुलाता है।
सुनीता के सामने सारी सच्चाई रखता है। दोस्तों जो सुनीता थी वो काफी गरीब घर से होती है, उसके पिता बीमार रहते हैं और वो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए कहीं पर नौकरी कर रही थी, सिलाई कर कर अपना गुजारा कर रही थी। ये बात सुनकर सुनीता कहती है कि हाँ, जहां माँ बाप कहें वहां पर बच्चे को शादी कर लेनी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब इन बातों को सुनीता कह रही थी तो उसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। ये बात देखकर सुरेश भी भावुक हो जाता है और परेशान हो जाता है। यहाँ से दोनों अलग अलग हो जाते हैं, काफी भावुक भरे पल होते हैं। सुरेश अब अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था कि मैंने इससे प्यार इसलिए थोड़ी ही किया है कि अगर माँ बाप कहें तो मैं इसे छोड़ दूं, लेकिन इन सब चीजों में मैं कैसे क्या करूं, कहां से शुरुआत करूं। अब सुरेश पूरी रात सोचता है और सोचने के बाद अब एक फैसले पर कायम होता है। सुरेश उस अपनी प्रेमिका को बुलाता है जिससे वो प्यार करता है, सुनीता से, और उससे कहता है कि देखो, मेरे माँ बाप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं आओगी, तुम एक गरीब घर से हो, तुम दहेज नहीं दे सकती, तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना होगा क्योंकि मुझे तुमसे शादी करनी है। सुरेश अपनी पत्नी को अपना एक प्लान समझाता है। पत्नी से कहता है कि तुम्हारे गांव में बहुत खिलाफ होते हैं ना लव मैरिज के, प्यार करने वाले के, तो तुम जाकर अपने घर वालों को सारी सच्चाई बता देना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं एक सरकारी टीचर हूँ, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, गांव वाले आएंगे और हमें जबरदस्ती पकड़कर हमारी शादी कर देंगे। इस बात से हमारे घर वाले भी कुछ नहीं कहेंगे और मेरा भी काम बन जाएगा। दोनों जने इस जुगत को मिला लेते हैं। जाकर वो लड़की कुछ नामी गांव वालों से इकट्ठा होकर कहती है कि गांव वाले आप हो, सभी के सामने एक बात रखना चाहती हूँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। पहले अपने घर वालों से कहती है, लेकिन गांव वालों के सामने कहती है कि एक बहुत बुरा मैटर है, क्योंकि उनके परिवार वाले सारी बातें वो कुछ लोगों के सामने रखती है, अपने पिता के सामने, अपनी माँ के सामने, एक छोटा भाई है उसके सामने और गाँव के 2-4 लोग जो बड़े लोग होते हैं उनके सामने, और कहती है कि मैं आपका बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहती, अपने गांव का नाम नहीं डुबाना चाहती, लेकिन कोई भी तरीका नहीं है। अगर आप अनुमति दें तो वो लड़का कल मेरे पास आएगा और आप ये सब कुछ कर देंगे। दोस्तों गांव वाले कहते हैं कि तुम्हारी बातों में ईमानदारी झलकती है, अगर तुम चाहती तो कुछ और भी कर सकती थी, तुम दोनों ही बच्चे ईमानदार हो और हमें कोई परेशानी नहीं है। जो इन लोगों ने प्लान किया था उसी प्लान के तहत जो सुरेश होता है अब उस गांव में आता है। गांव में आकर जो सुनीता होती है उसके घर चाय पर बैठ जाता है, दोनों जने बैठकर चाय पीते हैं। गांव वाले आते हैं, जबरदस्ती उन दोनों को वहां से उठाते हैं और जबरदस्ती उनकी शादी तय करा दी जाती है। दोनों की शादी गांव में ही हो जाती है, एक छोटे से मंदिर में। ना ही तो कुछ पैसे लगते हैं, ना ही कोई बाराती आते हैं, और यहाँ पर सुरेश की पत्नी बन जाती है सुनीता। सुरेश वहां से सभी गांव वालों का आशीर्वाद लेकर अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंचता है। अब भाई जब घर पर वो जाता है तो घर वालों को पता चलता है, डर के कारण घर वाले सुरेश को बचाने के लिए भी नहीं जाते हैं जहां पर सुरेश की शादी हो रही थी। सुरेश का जो प्लान था वो कामयाब हो जाता है, लेकिन सुरेश की माँ का मुंह चढ़ चुका था। सुरेश की माँ जो होती है वो कहती है कि बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने हमारा नाम बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया, हमने इतनी मेहनत तुम्हें पढ़ाने में की, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। सुरेश को घर में घुसने नहीं दिया जाता है। एक नई नवेली दुल्हन के समेत सुरेश को घर में घुसने नहीं दिया जाता है। पिता 2-4 दिन में उसको जायदाद से भी दखल कर देता है, जायदाद से बाहर कर देता है। और दोस्तों सुरेश अब उसी हाजीपुर शहर में आकर एक किराए पर घर लेता है। वहां पर अब दोनों पति पत्नी अच्छे से रहने लगते हैं। उधर सुरेश का परिवार बहुत अच्छे से रहता है। यहाँ पर सुरेश अपनी पत्नी सुनीता के साथ अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से बिताने लगते हैं, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर जो सुनीता होती है वो अच्छी टेलर बन चुकी थी, एक अपना बुटीक खोलती है, बुटीक से बहुत सारे पैसे कमाती है बहुत अच्छे से। और उधर जो सुरेश होता है वो अपनी नौकरी कर ही रहा था और इतना ज्यादा उन दोनों का खर्चा नहीं होता। जवान अवस्था में होते हैं, बीमारी घर में रहती नहीं है, तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है और वो धीरे धीरे एक घर वहां पर ले लेते हैं, छोटा सा सपनों का घर बनाते हैं और जिंदगी आगे चलने लगती है। सुरेश के परिवार में क्या होता है, जो सुरेश का छोटा भाई था उस पर हमेशा से दबाव था कि भाई तू एक सरकारी नौकरी लग जा, तो सुरेश का छोटा भाई भी एक छोटी सी सरकारी नौकरी लग जाता है। नौकरी लगने के बाद सुरेश की माँ ने अपने उस छोटे बेटे की शादी कर ली थी, लेकिन बड़े बेटे बहू को शादी में नहीं बुलाया था कि उन लोगों ने हमारी नाक कटा दी, दहेज वाली बहू नहीं ली, ऐसे ही शादी कर लाया, ये तो बहुत बुरी बात होती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या चल रहा था, अब जो गाड़ी वाली बहू आई है छोटे भाई की सुरेश की, अब तो भाई जब सास कहे कि तू ये काम कर ले तो वो बहू कहती कि मैं गाड़ी दहेज में लेकर आई हूँ माँ जी, क्या मैं आपके ऐसे काम करूंगी। ये बात सुनकर उस माँ जी की आंखें खुली रह जाती है, वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि गाड़ी लाई है तो क्या काम नहीं करेगी। वो महिला भी अजब और गजब थी जो छोटी बहू थी। दोस्तों गाड़ी हर किसी को मिलती है, चलो दहेज लेना देना बिल्कुल एक कानून के खिलाफ है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जिसने अपनी बेटी दे दी वो आपको क्या दे सकता है और कितना दे सकता है,
लेकिन दोस्तों एक प्रथा चल रही है जिसे कानून करता तो है, शिकंजा कसता तो है, लेकिन लोग नहीं मानते। बहुत बड़े बड़े लोग ही अपनी बेटियों को दहेज देते हैं और यहाँ पर ये पहले से ही चला आ रहा था। भाई अब बीच में दिक्कत हो जाती है कि दहेज लाई बहू काम नहीं करेगी, सास का जीना हराम हो जाता है, जिंदगी आगे बढ़ रही थी, हाथ पैर साथ नहीं देते हैं और ऊपर से बहू का भी काम और घर का भी काम। अब जो छोटा बेटा होता है वो एक सुर में अपनी पत्नी के साथ बोला करता है और अपनी माँ को एक लफ्ज नहीं बोलने देता है। भाई यहाँ पर तो सास की बहुत परेशानी आ जाती है। कई बार पड़ोसी देखते हैं कि छोटी बहू सास ससुर को ही घर से निकाल कर खड़ा कर देती, शाम को जब बेटा नौकरी से आता है तो वो अंदर लेता, उस मामले को सुलझाता, यही सब कुछ चल रहा था। तो वो माँ बहुत जोर जोर से रोने लगती है, जो सुरेश की माँ होती है, और कहती है कि मैंने शायद अपने बड़े बेटे के साथ सही नहीं किया, उसी का मुझे ये भुगतान भुगतना पड़ रहा है। और वो रोते रोते सूखी रोटियों को खा रही थी, क्योंकि जो छोटी बहू थी वो बहुत ज्यादा कामचोर होती है, उससे काम तो होता नहीं है। वो दोस्तों अपनी सास को बासी रोटी दिया करती, ससुर को भी ठीक से नहीं दिया करती। ससुर जो पहले खेती बाड़ी किया करते, अब उनसे खेत का भी काम नहीं होता है। छोटा बेटा हमेशा ताने मारता कि बड़ा बेटा तो हर जिम्मेदारी से छूटा पड़ा है, मुझे ही तुम लोगों के खर्चे उठाने होते हैं। एक तरफ जो सुरेश था उसकी जिंदगी में स्वर्ग जैसा अंदर से प्रतीत हो रहा था कि भाई स्वर्ग जैसी जिंदगी है, जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन एक दिन सुरेश मंडी जाता है और वहां से सब्जी लेता है। दोस्तों जो हाजीपुर था वहां पर सुरेश के गांव के लोग भी कुछ काम किया करते, तो सुरेश को वहां पर वो व्यक्ति मिल जाता है। वो कहता है कि और भाई कैसा है, सब कुछ बढ़िया है हमारे गाँव में, क्योंकि सुरेश जब से शादी हुई थी अपने गांव नहीं गया था। यहाँ पर वो कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है सुरेश, लेकिन तुम्हारे घर में कुछ भी ठीक नहीं है। कई कई दिन मैंने देखा है तुम्हारी माँ को तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी बाहर निकाल देती है। ये सब कुछ सारी जानकारी यहाँ पर सुरेश को दे दी जाती है। सुरेश का मोह बहुत उतर जाता है। जिन माँ बाप को वो भगवान की तरह पूजा करता है, उन माँ बापों की ऐसी हालत सुनकर सुरेश की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो आधी अधूरी सब्जी खरीदता है और घर पहुंच जाता है। घर जैसे ही जाता है तो वहां पर जो सुनीता होती है अपने पति के चेहरे को देखकर समझ जाती है कि कुछ ना कुछ बात है, क्योंकि सुनीता अक्सर सुरेश से लड़ाई किया करती कि तुम्हारी वजह से मैं अपने सास ससुर के पास नहीं रह पाई, मुझे भी उनके साथ रहना है। सुनीता बहुत अच्छे नेचर की थी और बहुत अच्छी महिला होती है। जब अपने पति का चेहरा उतरा हुआ देखती है तो वो कहती है जी आपको क्या परेशानी है, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो। तो वो कहता है, सारी बात बताता है जो उसने मंडी में सुनी थी कि मेरी माँ तो बहुत परेशान है, बासा खाना खा रही है, घर से भी निकाल दिया जाता है। छोटा भाई कहता है कि सारी जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ती है। तो यहाँ पर सुनीता अपने पति के गालों को पकड़ती है और कहती है कि सुनो मेरी बात, हम सब चीज से सक्षम है, हमारे पास हर चीज की सुविधा है, चलो अभी माँ को अभी लेकर घर आएंगे। यहाँ पर सुरेश हैरान अपनी पत्नी के सामने खड़ा हो जाता है कि बहुत, अगर यहाँ पर तुम्हारी जगह कोई और महिला होती तो वो यही कहती कि उनके साथ यही होना चाहिए, उन्होंने अपनी जमीन जायदाद से भी हमें बेदखल कर दिया है, तो उनके साथ तो यही होना चाहिए। लेकिन तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो। तो वो कहती है कि वो माँ बाप हैं, हमारे साथ वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम उनके साथ गलत नहीं कर सकते। अरे हम अपने शरीर की जो खाल है इसके चप्पल बनाकर भी अपने माँ बाप को पहनाए ना, तो भी उनका कर्जा हम नहीं उतार सकते। जब उन लोगों ने हमें जन्म दे दिया तो उनसे ज्यादा वो क्या करेंगे। दोस्तों जब माँ बाप ने हमें जन्म देकर इतना काबिल बना दिया कि हम किसी के सामने बोल सकें या अपने हाथ पैर से कुछ कर सकें, तो माँ बाप से और ज्यादा आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्हें आपको भगवान की तरह पूजना चाहिए, ये सच्चाई है। और आपको अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ये आपका कर्तव्य बनता है, ये आपका धर्म बनता है और ये आपको निभाना चाहिए। इसके बाद वो पत्नी अपने पति को संभालती है। तुरंत गाड़ी लेकर वो अपने माँ बाप के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर हालात देखते हैं कि माँ एक टूटी सी खाट में पड़ी हुई है, माँ की एक चप्पल टूटी हुई है। बेटे ने कहा है छोटे ने कि तुम्हें चप्पलों की क्या जरूरत है, तुम कहीं घूमने थोड़े ही जाती हो, घर में रहती हो, माँ इन्हीं से काम चलाओ। पिता हैं जो मैले से कपड़ों में एक तरफ बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो छोटे भाई की पत्नी है बड़े चमक धमक के कपड़े पहन रखे हैं। छोटा भाई भी बड़े ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। दोस्तों ये बात देखकर जो सुरेश होता है उसके खून में आग लग जाती है। वो छोटे भाई से कुछ कहना चाहता है लेकिन पत्नी रोक देती है, कहती है कि हम नहीं कह सकते क्योंकि इसके पास हमारे माँ बाप रहते हैं, अगर हम इनसे कुछ कहेंगे तो फिर बात का बतंगर बनेगा। यहाँ पर जाते ही सुरेश कहता है कि माँ अब आप बहुत रह ली, छोटे ने अपनी जिम्मेदारी बहुत निभा ली, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। वो माँ के आंखों आंसुओं से भरे हुए थे और वो आंसुओं से भरी आंखों से अपने बेटे की तरफ देखती और कहती है कि बेटा तू किस हक से मुझे ले जा रहा है, मैं इस काम के लायक नहीं हूँ, मैं इस इज्जत के, मैं इस सम्मान के लायक नहीं हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम फिर भी मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो। तो सुरेश कहता है कि माँ
पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जमीन जायदाद कुछ भी नहीं होती। मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ और कभी भी मैं अपने छोटे भाई से जमीन जायदाद में हिस्सा नहीं मांगूंगा। अपने पिता को भी गले लगाता है। माँ बाप रो देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती करी है। बड़ी बहू दोनों को संभालती और कहती है कि एक और अल्फाज मत बोलना, अब तुम्हें हमारे घर ही हमसे बात करनी होंगी। छोटा भाई कहता है, देख भाई, ले तो जा रहा है तू, लेकिन दोबारा मेरे पास छोड़ के मत जाइयो अगर तुम्हें कोई परेशानी हो। तो यहाँ पर सुरेश कहता है कि जीवन भर भी तुम्हारी जो घर है इसमें कदम नहीं रखने दूंगा और मैं भी यहाँ पर नहीं आऊंगा। तो चिंता मत कर छोटे, मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगा। चाहे मेरे तन पर कपड़े ना हो, लेकिन मैं इनको कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। तो छोटा भाई दोनों हाथ खड़े करके कह देता है कि ठीक है भाई, अब मुझे संतुष्टि है, तेरा जो मन करे तू वो कर सकता है। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर वो अपने माँ बाप को घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद माँ बाप की वो सेवा की जाती है। वो अपने माँ बाप को इतना प्यार से रखते हैं, इतना दुलार से रखते हैं, नहलाना खिलाना। दोस्तों जो सुनीता होती है उसके पास वो अपना बुटीक पर एक बंदा छोड़ती है, सास ससुर की सेवा करती है, दिखाना खिलाना पिलाना, दिन को 2 घंटे ही अपने बुटीक को दे पाती है। इस तरह से उसने घर को मैनेज किया। और सुनीता कहती है कि मुझे अब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि घर में 2 लोग मुझे दिखते हैं, कहाँ मैं अकेली रहा करती। सुनीता गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद सुनीता एक बेटे को जन्म देती है, जिसे देखकर वो दादा दादी भी बहुत खुश रहते हैं और आज ये परिवार बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है। इस परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं है और ये परिवार बहुत अच्छे से अपना वक्त गुजार रहा है। दोस्तों इनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है। तो कभी कभी परिवार में, कभी कभी क्या, भारत में कुछ परिवार ऐसे हैं जहां पर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, सुनने को भी मिलती हैं, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता। आप अपने घर में कुछ कर रहे हो तो पड़ोसी भी नहीं कह सकता। दोस्तों हमेशा माँ बाप को भी लालच में नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा बच्चे ही गलत होते हैं, कभी कभार माँ बाप भी गलत हो जाया करते हैं। लेकिन इंसान वो है जो अपनी गलती को कबूले और अपने आप को सभी के सामने कहे कि हाँ भाई, हमने गलत किया है, हमसे एक गलती हो गई। जिंदगी बहुत अच्छी है, चंद दिनों की जिंदगी है, पता नहीं कब यहाँ से जाना पड़ जाए और कब किसी को छोड़कर कहाँ पर रहना पड़ जाए। तो दोस्तों अपनी जिंदगी को बेहतर और अच्छी बनाने की कोशिश कीजिए। अपने परिवार को एक साथ रखने की जितनी आपसे हो सके उतनी कोशिश कीजिए। ऐसी भी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि आप अपने जीवन साथी को ही दुख देने लग जाएं उस परिवार को एक करने में। अगर परिवार गलत है तो आपको जीवन साथी का भी साथ देना होगा, क्योंकि वो अपना पूरा परिवार छोड़कर आपके पीछे आई है। आपको कैसी लगी स्टोरी, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। दोस्तों ज्यादा डिटेल आज हमने इसके बारे में आप लोगों को नहीं दी है। अब उन लोगों के नाम ले लेते हैं जिन लोगों के रेगुलर हमारी वीडियो पर कमेंट आते हैं और काफी सुलझे हुए कमेंट होते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। दोस्तों आप लोगों का साथ है, विश्वास है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट आते हैं और आप लोगों के जब हम नाम बोलते हैं। पहला नाम है राजकुमार लाखन। राजकुमार लाखन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। भरत जी बहुत बहुत धन्यवाद, भरत जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, सतीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति हमारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और हमेशा रेगुलर हर वीडियो पर कमेंट करती हैं और उनके कमेंट बहुत ही बेहतरीन होते हैं। प्रीति बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बिमला दलाल या इस आईडी पर 2 नाम है, हमने बिमला दलाल का नाम लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शौर्यवीर रघुवंशी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मनोज सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रदीप कुमार गुप्ता अमेठी से बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुभाष जी तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्रदीप कुमार पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिल फरीदाबाद से, अनिल भाई हैं जो फरीदाबाद हरियाणा से कमेंट करते हैं और इनके कमेंट हर वीडियो पर होते हैं। अनिल भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुरेश चौधरी तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद, सुरेश चौधरी तिवारी जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रेखा मोबरा, अब रेखा मोबरा जी आपका हमें पता नहीं क्या है पीछे जो समझ में कम आया है, लेकिन हमने आपका नाम लिया है। रेखा मोबरा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मोनिका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रजनी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, रजनी शर्मा जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों एक नाम ऐसा है जो हमारी हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, हर वीडियो पर गिरते ही कुछ सेकंडों में उनके कमेंट आ जाते हैं, जिनका नाम है प्रियू हिला जी, आपका नाम इसी तरह से समझ में आया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कई बार आपकी शिकायत थी कि आपने हमारा नाम नहीं लिया।
पीहू हिला आपका नाम कई बार ले दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा। पहला व्यू पहला कमेंट आपकी तरफ से होता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को देखिए और अपने परिवार में शांति और प्यार बनाए रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।